Class 11 are audible. Please confirm this in chat box so that I can start. Yes. So good afternoon, everyone. This is your physics class, and we have to start with the next chapter. We have completed with rotational motion, rotational dynamics. We have completed. Now we have to start with another chapter, that is gravitation. हम लोगों को gravitation start करना है. सबसे पहले gravitation means हम लोग ये क्या है? This is the name हमारे पास force of gravitation. Force of gravitation. ये क्या है? ये हमारा एक न्यू चैप्टर है. देखो इस चैप्टर का बिगनिंग इंट्रोडक्शन यही रहता है कि Newton was sitting and he saw an apple falling down from a tree. Apple was falling down from a tree. तो उन्होंने देखा कि विदाउट एनी फोर्स ये बॉडी क्या करती है, अपना स्टेट चेंज करती है. बॉडी क्या थी? बॉडी रेस्ट पे थी एंड इट स्टार्ट्स मूविंग. ये क्या करने लग गई? मोशन करने लग गई है. इसने क्या किया? अपना स्टेट चेंज किया है. तो यहाँ पे हमें पता है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ यस प्रोवाइडेड कि फोर्स के बिना हमारा स्टेट चेंज नहीं हो सकता है. तो कुछ तो यहाँ पे क्या होगा? फोर्स होगा. ये क्या सिर्फ इन्हीं बॉडीज पे लग रहा था? उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए वहीं पे कि एक की ऊपर डाली तो वो भी क्या आ रही थी, हमने एनर्जी सप्लाई किया तो वो वर्क डन ऊपर गया, कुछ पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ, बट वो नीचे वापस आ रही थी. तो किसी ना किसी फोर्स की वजह से आ रही होगी. दैट फोर्स, उन्होंने उस फोर्स को क्या नाम दिया? ग्रेविटेशन. कि इसके ऊपर क्या लग रहा है? एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है. ये क्या कर रही है? अर्थ के टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो रही है. हर बॉडी क्या हो रही है? अर्थ के टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो रही है. उस फोर्स को हमने क्या बोला? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बोला. एंड नाउ उसके टाइम पे फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से ही इन्होंने क्या किया? प्लैनेटरी मोशन भी क्या किया? एक्सप्लेन किया. इसलिए ये फील्ड क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है. पहले प्लैनेटरी मोशंस, केप्लर्स, एरिस्टोटल, they were discovering planet, they were studying planetary motion. उन्होंने कैपलर्स लॉज दिए, प्लैनेट्स कैसे मूव करेंगे. उन्होंने अब हम उसको किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं? नाउ वी हैव कंबाइंड दिस. हम लोगों ने इसे कंबाइन करके हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से ही अपने प्लैनेटरी मोशन, सैटेलाइट मोशन, इन सबको क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन. सो इन दिस चैप्टर सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. फोर्स ऑफ ग्रेविट फोर्स होता क्या है? ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है. ठीक है, हम आगे इसकी करेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में लगता कैसे है, ये सब हमें क्या करना है? स्टडी करना है. एंड इन सब का हम क्या करेंगे? हम यूज करेंगे व्हाइल एक्सप्लेनिंग द प्लैनेटरी मोशंस ऑफ प्लैनेट्स. प्लैनेटरी मोशन एक्सप्लेन करेंगे, सैटेलाइट मोशन एक्सप्लेन करेंगे हम इसका यूज करके. सो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ये फोर्स है क्या? फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन टू बॉडीज ड्यू टू वर्च्यू ऑफ देयर मासेस. ठीक है, ये क्या है? दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, बिटवीन एनी टू बॉडीज, किसी भी बॉडीज के पास, जिन बॉडीज के पास, ड्यू टू वर्च्यू ऑफ देयर मासेस, ड्यू टू वर्च्यू ऑफ देयर मासेस. एंड मास कैसी है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है. अगर मेरे पास, मैंने बोला देयर इज अ बॉडी, मास क्या है? मैटर, जिससे मैटर से मिलके बनी है, उसका अमाउंट ऑफ मैटर. तो मास तो होगा. मास इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी. हर बॉडी के पास मास होगा. उस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी की वजह से इसके ये दोनों मासेस क्या कर रहे हैं? एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं. दैट फोर्स इज नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. उस फोर्स को हमने क्या बोला? ग्रेविटेशन बोला. इस फोर्स को पहले हम रियलाइज क्या किया कि ये क्या है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. ये सिर्फ क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन एनी टू बॉडीज. किसी भी दो बॉडीज के बीच में लगेगा ड्यू टू वर्च्यू ऑफ देयर मासेस. एंड मास क्या है? मेरी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है. मास क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है. तो इसकी वजह से जो मासेस के बॉडीज के पास मास होने की वजह से इसके बीच में क्या लगता है? एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगता है. ये क्या है? ये जस्ट एक रियलाइजेशन, जस्ट इंट्रोडक्शन. अब नाउ वी विल स्टडी न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन. न्यूटन ने क्या दिया? इस फोर्स का मैग्नीट्यूड प्रोवाइड किया कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा क्या.
तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, स्टेटमेंट क्या थी? इफ वी हैव टू बॉडीज ऑफ मास m1 and m2 and the center to center distance is r is their center to center distance, then force of gravitation is directly proportional to the product of the masses। फोर्स क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरा प्रोडक्ट ऑफ मास के। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये भी कैसा है? इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? स्क्वायर के इनवर्स। ठीक है, तो हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है कि हमारे पास दो बॉडीज हैं मास m1 एंड m2 की, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r से सेपरेट किया है। देन force is directly proportional to product of masses m1 and m2, it is inversely proportional। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के हमने क्या लिख दिया? जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। gm1m2 by r square, this is the force of gravitation। ये क्या है? हमारा मैग्नीट्यूड आ गया है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? देखो, ये अगर हमने क्या करे हैं, ये हमारे पास अगर मुझे इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, आई हैव दिस, इसका क्या और इसका r1 क्या है? ये बॉडी यहाँ रखी है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर है r1 वेक्टर। ठीक है, एंड सेकेंड बॉडी का क्या वेक्टर है? r2 वेक्टर है। ये r वेक्टर क्या था? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, r वेक्टर यही था। तो अब आपको क्या करना है? इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है। मैग्नीट्यूड तो देखो वेक्टर फॉर्म में सेम ही रहेगा। हम लोगों को वेक्टर फॉर्म में क्या लिखना होता है? मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन, यही होती है हमारा वेक्टर। मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। तो देखो यहाँ पे r1 वेक्टर, अगर हम लोगों ने ये क्या किया? ट्रायंगल लॉ किया है। दो वेक्टर्स अगर हम क्या लगा देते हैं, इसे हेड टेल कनेक्शन में लगाते हैं, थर्ड वेक्टर क्या देता है? इसका रिजल्टेंट देता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? r2 वेक्टर इज इक्वल्स टू r1 वेक्टर प्लस r वेक्टर। आपको क्या चाहिए था? r वेक्टर चाहिए था, दैट इज r2 माइनस r1। क्या हो गया आपके पास? r वेक्टर। फोर्स देखो, इस पे फोर्स क्या लगेगा? इस पे फोर्स माइनस r की टूवर्ड्स लगेगा। इस पे फोर्स क्या लगेगा? r कैप की डायरेक्शन में लगेगा। इस पे क्या लग रहा है? माइनस। ये देखो r क्या था? इस डायरेक्शन में है। ये इसको अट्रैक्ट क्या करेगा? ये इसको इस साइड अट्रैक्ट करेगा। ये क्या करेगा? इसको इस साइड अट्रैक्ट करेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखो किस साइड होगा? ये वाला मास क्या होगा? अट्रैक्ट होगा इसके टूवर्ड्स। तो आर वेक्टर आपने क्या डिफाइन किया था? इस डायरेक्शन में डिफाइन किया था। आपका एफ वेक्टर, फोर्स का यूनिट वेक्टर क्या हो गया? माइनस आर कैप में हो गया, टूवर्ड्स वो हो गया। तो आप अब क्या लिख सकते हो? जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर एंड विद अ नेगेटिव साइन फॉर द सेकेंड वन, कि इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फर्स्ट वाला इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये क्या हो गया? हमारा वेक्टर फॉर्म। ये क्या हो गया? वेक्टर फॉर्म। बट हम लोग नॉर्मली किसका यूज करते हैं? हम स्केलर मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए एंड डायरेक्शन पता होना चाहिए। ये पता फोर्स क्या जाएगा हमारा, सॉरी, ये वाली बॉडी क्या जाएंगी? ये बॉडी इस साइड जाएंगी एंड ये बॉडी क्या करेगी? इस साइड अट्रैक्ट होगी। तो हमने क्या लिख दिया? स्केलर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म हम क्या कर चुके हैं? बॉडीज का लिख चुके हैं। तो अब किसी भी दो बॉडीज के बीच में अगर इधर जो हमने जी यूज किया है, ये क्या है? दिस इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जो इधर यहाँ पे जी है, जी है क्या? हमने डायरेक्शन की बात कर ली, हमने फोर्सेस के मैग्नीट्यूड में इसकी वैल्यू चाहिए होगी। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट,
which has value of 6.6 into 10 is to power minus 11। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर केजी इनवर्स स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर केजी इनवर्स स्क्वायर। ये क्या है हमारे जी का मैग्नीट्यूड। जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब ये यूनिवर्स में कहीं पे भी हम जाएंगे मीडियम के साथ प्रॉपर्टीज ये चेंज नहीं होता है। ये चेंज नहीं होता है विद एनी मीडियम प्रॉपर्टीज। अगर आप बाहर इसको क्या ले जाते हो, अर्थ सरफेस पे रखते हो, अर्थ सरफेस से बाहर लेके जाते हो दो बॉडीज को, तो उनके बीच में हमारा जो कैपिटल जी है ये चेंज नहीं होता है। ये क्या है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अगर हम लोग देखें कि आपके पास क्या है, 2 kg की बॉडी है एंड आपके पास क्या है, 3 kg की बॉडी है। दे आर केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ, ये कितने डिस्टेंस पे रखे हैं, 2 मीटर डिस्टेंस पे रखे हैं। यू हैव टू कैलकुलेट द फोर्स। तो आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इट वुड बी G m1m2/r², 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास कितना है, 2 × 3, r² क्या हो जाएगा, 2²। आप इसे सॉल्व करेंगे, यू विल गेट योर वैल्यू इन न्यूटन। आपके पास क्या आ जाएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी इन न्यूटन। सो दिस इज द फोर्स। हमारा क्या है, ये फोर्स की वैल्यू हो गई है। ये तो क्या किया हमें, स्केलर फॉर्म में क्या गिवन था, सब कुछ प्रोवाइडेड था। अब आपको क्या करना था, जस्ट यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली 10 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, इसका 6.67 इंटू 3। अगर ये दो बॉडीज आपको ऐसे गिवन होती कि मेरी फर्स्ट बॉडी कहाँ रखी है, कोऑर्डिनेट 1 1 2 पे रखी है, एंड सेकेंड बॉडी कहाँ रखी गई है, सेकेंड बॉडी 3, इसको 2 कर देते हैं, 2 और 4 पे रखी गई है। ये इनकी क्या है, पोजीशंस है। ये क्या है, मेरी मास m1 and mass m2 where masses are equal। आपको दो masses क्या है, equal given है। अभी भी आपको क्या लगाना है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कैलकुलेट करना है उन दो बॉडीज के बीच में। यहाँ तो क्या था, 2 मीटर डिस्टेंस गिवन था। अब आपको इसके बीच का डिस्टेंस नहीं प्रोवाइडेड, तो आपका मेन मोटिव क्या होगा, ये डिस्टेंस फाइंड करना। अभी हमने ये आर वेक्टर फाइंड किया था, ये r1 वेक्टर है, ये r2 वेक्टर है, तो ये क्या था, ये था r2 माइनस r1 वेक्टर। r1 वेक्टर को आप लिखना चाहोगे तो ये क्या है, ये कॉम्पोनेंट्स है। ये क्या होगा, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। r2 वेक्टर क्या हो जाएगा, ये होगा 3i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप। तो आपका r वेक्टर इधर से कितना आ जाएगा, इट इज कमिंग आउट टू बी 2i कैप प्लस -j कैप, j-2 माइनस आ जाएगा, प्लस 4 2 कैप। ये क्या हो गया, आर वेक्टर। अब आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा, एक सेकेंड। आर वेक्टर क्या आ चुका है यहाँ पे, हमारे पास आर वेक्टर आ चुका है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए हमें, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आई का स्क्वायर, आई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, जे कॉम्पोनेंट का स्क्वायर एंड के कॉम्पोनेंट का स्क्वायर। 4 + 1 + 4 9, दैट इज 3 मीटर्स। कितना आ चुका है ये, 3 मीटर्स आ चुका है। अब आपका फोर्स आप लिख सकते हो, फोर्स क्या हो जाएगा, इट्स G m1m2/r²। तो जी आपको पता है, वैल्यू आप डाल दोगे, ये 2 × 2 हो जाएगा, एंड r² कितना है आपका 3²। तो ये 4/9g, यू नो द वैल्यू ऑफ g।
तो ये आपने क्या कर दिया है, फोर्स कैलकुलेट कर दिया। तो आपको पोजीशन वेक्टर्स अगर नहीं गिवन होते हैं तो ऐसे हम क्या करते हैं, पोजीशन वेक्टर फाइंड करते हैं। डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर्स गिवन हो तो हम क्या कर लेंगे, इसका यूज कर लेंगे। इसके बाद एक मैं पीवाई क्यू लिखती हूँ, वो आप लोग सॉल्व करेंगे। ये नोट कर लीजिए जब तक। नोटेड। आई होप नोट कर लिया होगा। इसी पैटर्न पे आई एम गिविंग यू पी वाई क्यू जो हमारा मेंस में आया हुआ है। यू हैव टू बॉडीज, फर्स्ट बॉडी ऑफ 1 kg, इसका आपको पोजीशन वेक्टर्स गिवन है 0 to 3 meters, and you have another body of mass 3 kg with position vector 10, with position vector 12, 5 and 7. Find the force between these two particles. You have to find gravitational force. आप जी की टर्म्स में आंसर दे देना। Find gravitational force between them. Find the gravitational force between them. You can give me the answer between, यहाँ पे ये g की टर्म्स में। g की वैल्यू पुट करने की नीड नहीं है, यू जस्ट वर्क ऑन द r वेक्टर। आप r वेक्टर पे वर्क करो। Get got the value of r। किसी का r का वैल्यू आया।
You can write the value of R first if you have calculated. You can do the same thing. R vector क्या होगा? It's R2 minus R1 and R2 कितना है? 12 I cap plus 5 J cap plus 7 K cap minus 0 I cap plus 2 J cap plus 3 K cap. या पोजीशन वेक्टर्स लिख दिए, ये पोजीशंस थी मेरी। एक्स डायरेक्शन में क्या पोजीशन है, वाई डायरेक्शन में क्या पोजीशन है, एंड जेड डायरेक्शन में क्या पोजीशन कोऑर्डिनेट है। सेम कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, तो मैंने इनका वेक्टर ले लिया। ये क्या हो जाएगा? 12 I cap plus 3 J cap plus 4 K cap. This is my R vector. एंड आर वेक्टर आपको प्रोवाइडेड है, तो आर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा यहाँ से? इट्स 12 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 144 प्लस 9 प्लस 16, इट्स रूट 169। वो किसका स्क्वायर रूट है? 13 का। तो आर का मैग्नीट्यूड क्या आ गया है? 13 मीटर्स। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने क्या कर लिया है? हमने फाइंड कर लिया है। ये कितना डिस्टेंस दूर है? 13 मीटर्स अवे है। तो अब हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्स वॉज जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, जी 1 into 3 by 13 square. तो 3/169 G is your answer. ये क्या है? ये आपका आंसर है कि कितना फोर्स होगा मेरे दो पार्टिकल्स के बीच में, जिनके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स क्या थे, ये प्रोवाइडेड थे। तो आपको अभी पोजीशन कोऑर्डिनेट्स में फिर से दिक्कत है, तो आप एक बार देख लेना। ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये R1 वेक्टर है। ठीक है, R1 वेक्टर जब आपने लिखा, आपने O के रिस्पेक्ट में लिखा। ये आपके पास क्या है? R2 वेक्टर। आपको क्या चाहिए? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ पे ट्रायंगल लॉ लगाया हमने। क्या लगाया है? ट्रायंगल लॉ लगाया है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अगर हम उसे टेल हेड ज्वाइन करते हैं, तो टेल हेड जो ज्वाइन करता है वो क्या प्रोवाइड करता है? इट विल प्रोवाइड यू माई रिजल्टेंट R2 वेक्टर क्या हो गया? R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर। तो R वेक्टर क्या हो चुका है? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो हमने यहाँ यही किया है, R2 वेक्टर लिखा, R1 वेक्टर लिखा, सब्ट्रैक्ट किया, आपके पास वैल्यू आ गई। ये आपके पास R वेक्टर की वैल्यू है। हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए कि इसका कितना मैग्नीट्यूड आएगा। हमने मैग्नीट्यूड सॉल्व कर लिया। I कंपोनेंट का स्क्वायर, j कंपोनेंट का स्क्वायर एंड k कंपोनेंट का स्क्वायर, यू गेट द वैल्यू ऑफ r, एंड हमने r की वैल्यू पुट कर दिया। सो ये तो था फोर्स बिटवीन टू बॉडीज। अगर आप लिखना चाहते हो लिख लो इसको। आई एम गिविंग यू 1 minute। This is the force between two bodies of masses 1 kg and 3 kg. Point masses हैं ये, एंड पॉइंट masses को हमने r डिस्टेंस पे रखा है। तो ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, ये आपको प्रोवाइडेड है। ठीक है, आप हम करेंगे, अगर हमारे पास और बॉडीज आ जाती है, हम क्या करेंगे? सुपरपोजिशन। तो आपको पहले ये क्लियर है, तो हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, इसमें हमें बस फोर्स का क्या है, एक फॉर्मूला दे रखा है हमें, और उसका हमें पता है वेक्टर किस डायरेक्शन में वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये वाला फोर्स क्या ये मास क्या करेगा? ये इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये वाला इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, बिकॉज यार अट्रैक्टिंग इन नेचर। ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे आगे? सुपरपोजिशन। अब हमारे पास क्या थी? अभी एक ही बॉडी थी। अब हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ बॉडीज लेके आएंगे। हम क्या लेके आने वाले हैं? नंबर ऑफ बॉडीज लेके आने वाले हैं। देखो, इफ मेरे पास क्या है, यहाँ पे 3 बॉडीज हैं ऑफ मास m1 m2 एंड m3। अब ये वाली बॉडी पे मैं अगर बोलूं कि मुझे इस पे नेट फोर्स चाहिए,
I want to find net force on particle 2 due to these particles. अब देखो ये क्या करेगा, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये क्या करेगा, इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मतलब अब इस पार्टिकल पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, मैं इसको बोल देती हूँ फोर्स ऑन टू, इसे बोल देते हैं फोर्स ऑन टू ड्यू टू थ्री। और जो ये ऊपर की साइड लग रहा है, इस पे जो ऊपर की साइड यहाँ लग रहा है, ये क्या है, फोर्स ऑन पार्टिकल टू ड्यू टू वन। ऐसे बहुत दो फोर्सेस लग रहे हैं। अब नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स होगा इनका रिजल्टेंट, नेट फोर्स क्या होगा, रिजल्टेंट। तो पहले इसको हम एक जर्नल फॉर्म में ले लेते हैं, अंदर हम एक क्वेश्चन लेंगे। अगर आपके पास क्या है, बहुत सारी बॉडीज है, जैसे आपके पास एम नॉट बॉडी है और इसके सराउंडिंग में कितनी बॉडीज हैं, आपके सराउंडिंग में ऐसे बहुत सारी बॉडीज हैं, ठीक है, M4। इनका इसका पोजीशन आपको पता है, ये क्या है, ये लिख लेंगे R01, ये R02 वेक्टर, R03 वेक्टर, R04 वेक्टर। वेक्टर्स अभी निकालने सिखाए थे, इनके बीच का डिस्टेंसेस है। तो नेट फोर्स ऑन पार्टिकल O क्या होगा, इट वुड बी सुपरपोजिशन, इट वुड बी वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस। जो इस पे इंडिविजुअल फोर्सेस लग रहे हैं उनका क्या होगा, ये वेक्टर सम होगा। जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा, देखो मैंने यहाँ पे सम किया है, पर वेक्टर सम है, याद रखना वेक्टर सम में हमें डायरेक्शन क्या लेनी पड़ती है, कंसिडरेशन लेनी पड़ती है। F01 क्या है, ये इंडिविजुअल फोर्सेस हैं, फोर्स ऑन पार्टिकल जीरो ड्यू, पार्टिकल जीरो ड्यू टू वन, ये क्या है ड्यू टू वन, ये ड्यू टू सेकेंड पार्टिकल, ये किसकी वजह से है, ड्यू टू थर्ड पार्टिकल, ये किसकी वजह से है, ड्यू टू फोर्थ पार्टिकल। ये सबका क्या है, नेट फोर्स, नेट फोर्स ऑन अ पार्टिकल, net force on a particle is vector sum, ये याद रखना है, vector sum of all individual forces, of all individual forces acting on it। ठीक है, वेक्टर्स इसलिए स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर हमने लिया था, स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर हमने वेक्टर्स लिया था, बिकॉज वेक्टर सम अब हम आगे हर फोर्स में यूज करेंगे, फोर्स को ऐड करते टाइम हमें वेक्टर सम आना चाहिए। तो नेट फोर्स ऑन अ पार्टिकल इज द वेक्टर सम। मैं एक बार वेक्टर सम रिवाइज करा दूंगी, बिकॉज क्वेश्चन करते टाइम आपको वेक्टर सम की नीड है। ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेज, इस पे जितने भी फोर्सेज लग रहे होंगे, n पार्टिकल्स होंगे, तो F05, F06, F0n तक क्या कर दोगे आप, एडिशन कर दोगे। तो एफ नेट क्या है, ऑल द फोर्सेस, फर्स्ट पार्टिकल की वजह से, सेकंड पार्टिकल की वजह से, अब एन पार्टिकल की वजह से, सबका क्या होगा, वेक्टर सम होगा। तो ये आप क्वांटिटी, आई होप आपने नोट कर लिया ये। अब देखो वेक्टर सम एक बार मैं बता देती हूँ। हम वेक्टर सम दो फॉर्म से करते हैं। एक होता है हमारे पास ट्रायंगल हो, अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, उन्हें आपने टेल हेड से ज्वाइन किया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, जो ट्रायंगल बन रहा होगा उसको ज्वाइन करते हुए उसका थर्ड साइड क्या होगा, आपका रिजल्टेंट होगा। तो ये क्या होता है रिजल्टेंट, हम डायग्राम वाइज तो हम ट्रायंगल लॉ यूज करते हैं, या क्या यूज करते हैं, पैरेललोग्राम यूज करते हैं। पैरेललोग्राम मींस आपके पास एक वेक्टर है और हेड टू हेड या टेल टू टेल जॉइंट है, तो अब इसका रिजल्टेंट कौन देगा, रिजल्टेंट इज गिवन बाय द डायगोनल। रिजल्टेंट क्या है, डायगोनल से आपको मिलेगा। और इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। थीटा क्या है? आपका एंगल बिटवीन देम है। और आपसे कोई पूछे ये कितने एंगल पे है, तो आपका tan फाई क्या हो जाता है? इट्स b cos थीटा b sin थीटा ओवर a प्लस b cos थीटा। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट होगा जैसे हम फाइंड करते हैं। अगर एक वेक्टर 3 क्या है मीटर ऐसे डिस्प्लेसमेंट जा रही है, एक की 4 जा रही है, तो इनका रिजल्टेंट कौन देगा? आपका ये देगा। और रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? देखो, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू कितना एंगल इनके बीच में? 90। तो जीरो क्या हो जाएगा? 25 और 5 मीटर्स। तो रिजल्टेंट क्या होगा? 5 मीटर का हमारा क्या होगा? रिजल्टेंट होगा। तो आप यहाँ से इसे क्या कर सकते हो? फाइंड कर सकते हो। ये आपका क्या है? मैथमेटिकल टूल जो आपको वेक्टर सम में नीडेड होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और ये कितने एंगल पे? रिजल्टेंट कितने एंगल पे है पहले वाले से? फाई एंगल पे है। तो वो tan फाई आप क्या कर सकते हो? इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो। नोट डाउन दिस फॉर्मूला। अब हम इसके ऊपर क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं। वी हैव, अब बता देना अगर किसी ने नहीं लिखा है तो आई विल टर्न बैक, मैं वापस स्लाइड पे चली जाऊंगी। वी हैव एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। We have an equilateral triangle of length L and इसके तीनों वर्टेक्स पे हमने क्या रख दिया है? मास m के ऑब्जेक्ट्स रख दिया है। अब आपको क्या फाइंड करना है? नेट फोर्स। ये आपका A है, ये आपका B वर्टेक्स, ये C। आपको नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल जो आपने A पे रखा है उसका क्या करना है? नेट फोर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। ये बी वाला पार्टिकल इसको अपनी साइड अट्रैक्ट कर रहा होगा, और ये सी वाला पार्टिकल इसको अपनी साइड अट्रैक्ट कर रहा होगा। सो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी एक लग रहा होगा, एक क्या लग रहा होगा? फोर्स ऑन ए ड्यू टू पार्टिकल एट सी। दो फोर्सेस लग रहे हैं, तो नेट फोर्स क्या होगा? इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। क्या होगा? इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम। तो वेक्टर सम के लिए आपको क्या चाहिए? आपको पता है मैग्नीट्यूड चाहिए। तो आपको इसका मैग्नीट्यूड, एफ ए बी का मैग्नीट्यूड, एफ ए सी का मैग्नीट्यूड प्लस 2 FAB इंटू 2 FAC कॉस थीटा, इनके बीच का एंगल चाहिए। इनके बीच का क्या चाहिए? एंगल। यही किया मैंने। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पे क्या है? FAB प्लस FAC, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हमें पता है एंगल थीटा कितना है? 60 डिग्री है, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अब हम FAB फाइंड कर लेते हैं। क्या हो रहा है? ये जी, दो मासेस, और कितना डिस्टेंस है? जी एल। एल डिस्टेंस है इनके बीच में। क्या है? एल डिस्टेंस है। तो GM² L²। ए और सी, यहाँ पे भी मास एम रखा है, मास एम, सेपरेशन इज एल। क्या हो जाएगा? GM²/L²। इसमें वैल्यू पुट कर दो। क्या हो जाएगा? GM²/L² होल स्क्वायर, GM²/L² होल स्क्वायर इंटू 2, GM² × L²। एक बार, दूसरी बार इसका मैं स्क्वायर ही लिख रही हूँ। एंड cos 60, cos 60 कितना होता है? 1/2। मैंने यहाँ से वैल्यू डाल दी 1/2। तो एक स्क्वायर प्लस बी, ये कितना आ रहा है? √3, अंदर रूट बच रहा है। एंड क्या आ रहा है? GM²/L²। ये क्या आ गया? आपका नेट रिजल्टेंट आ गया। अब इतना फोर्स लगेगा मेरे पार्टिकल ए पे। कितना फोर्स लग रहा है? √3 GM²/L²। इतना फोर्स लगेगा मेरे एक पार्टिकल पे, जो कहाँ है? इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे। ठीक है, आप ये नोट करो और इसके बाद ये क्वेश्चन करना।
अगर मेरे पास यहाँ पे 4 मासेस हैं केप्ट एट द वर्टेक्स ऑफ अ स्क्वायर, केप्ट एट द वर्टेक्स ऑफ अ स्क्वायर, और स्क्वायर है लेंथ ए का, तो एक सेंटर पे अगर मैं क्या कर दूं, एक पार्टिकल रख दूं ऑफ मास एम। सेंटर पे भी सेम मैंने क्या रखा है, मास एम का पार्टिकल रखा है। यहाँ पे भी हर जगह क्या है, मास एम के पार्टिकल्स रखे हुए हैं। ये स्क्वायर का एज कितना है, ए है। तो इस पे फोर्स ऑन ओ कितना होगा, नेट फोर्स ऑन पार्टिकल ओ मेरा कितना होगा, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहले आप ट्रायंगल वाला नोट करो, समझो, एंड यहाँ से इसके बाद ये इम्पैक्ट, ठीक है। अगर नहीं समझ आया था तो एक बार और, इस पे नेट फोर्स निकालना था, तो किसकी वजह से होगा, इन दो पार्टिकल्स की वजह से। ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा। तो ये अब दोनों का क्या है, वेक्टर सम करना है। दोनों का मैग्नीट्यूड चाहिए, हमने मैग्नीट्यूड फाइंड किया। एंगल चाहिए, वी नो द एंगल, हमने इसमें पुट कर दिया, हमें रिजल्टेंट मिल गया। अब आप स्क्वायर का एज वाला फाइंड करो कि स्क्वायर के एज पे रख दिया है तो कितना होगा। I expect everyone to write their answers in the chat box of this question. Any answers? You have to find the force on particle O. आप मैग्नीट्यूड फाइंड करने से पहले एक बार इसका नेट डायरेक्शन देखना, नेट डायरेक्शन क्या आ रहा है। मैग्नीट्यूड कर सकते हैं कैलकुलेट, पर यहाँ पे टाइम सेव होगा। अगर आप एक बार सिर्फ डायरेक्शन देखना कि डायरेक्शन कैसे, ओ वाला पार्टिकल, पार्टिकल जब ए फोर्स लगाएगा तो कैसे अट्रैक्ट होगा, और सी फोर्स लगाएगा तो कैसे अट्रैक्ट हो रहा है। देखो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम ग्रेविटेशन एज वेल। और आप क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी, तो चार्जेस भी सेम टाइप ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। तो यहाँ पे आपको आगे हेल्प करेगा। तब आप नॉर्मली क्या करेंगे, यहीं पे इसे क्या कर लेंगे, समझ लेंगे, फोर्स ऑफ
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस भी सिमिलर पैटर्न पे क्या करते हैं, फोर्सेस एक्सर्ट करते हैं। देखो आपको क्या क्वेश्चन दिया था, आपके पास एक स्क्वायर था, आपके पास एक स्क्वायर था ऑफ ए बी सी डी, एंड यहाँ पे क्या थे, मास एम एम एंड एम था, एंड यहाँ सेंटर ओ पे क्या रख दिया था, एक मास एम और रख दिया था। आपसे नेट फोर्स पूछा था जो पार्टिकल ओ पे आएगा। तो हमें पता है सुपरपोजिशन से नेट पार्टिकल फोर्स ऑन ओ क्या होगा, फोर्स ऑन ए ओ ड्यू टू ए, force on B O due to B, force on O due to C and force on O due to D। ये डी वाले की चारों की वजह से वेक्टर सम करना है। तो अब मैग्नीट्यूड भी हम लिख सकते हैं, पर हम उससे पहले क्या देखें, देखो ये क्या करेगा, ये सारे सारे डिस्टेंसेस क्या है, सेम है। इसका डिस्टेंस अगर मैं x लिख देती हूँ तो आप इसका डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ये इसका डायगोनल है, ये वाला a है, ये a है, ये क्या हो जाएगा, √2 है। और आपको इसका हाफ चाहिए तो x कितना हो जाएगा, ये a/√2 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, a/√2। ये वाला कितना हो जाएगा, a/√2। सारे मतलब सेम डिस्टेंस पे हैं, सारे क्या हैं हमारे इस पॉइंट से a/√2 पे हैं। अब मासेस भी सेम है, तो देखो ये वाला कितना फोर्स लगाएगा, ये इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा होगा, GM²/A²2, √2 ऊपर चला गया। ये इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा होगा अगेन सेम से GM²A²A/√2 से। ठीक है, दोनों क्या कर रहे हैं, सेम फोर्स से इस पार्टिकल को इधर अट्रैक्ट कर रहा है, एक इधर अट्रैक्ट कर रहा है। तो नेट फोर्स कितना हो गया इन दो की वजह से, 0 हो गया। ये भी क्या कर रहा है, आपको इधर अट्रैक्ट कर रहा है, ये आपको इधर अट्रैक्ट कर रहा है, फिर से मासेस सेम हो गए। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, इधर अट्रैक्ट कर रहे हैं, मासेस सेम। तो नेट फोर्स कितना बन रहा है आपका, 0 बन रहा है। नेट फोर्स क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, बिकॉज इस पार्टिकल पे एक फोर्स यहाँ लग रहा था, एक सेम फोर्स ऊपर लग रहा था, इन्होंने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। एक फोर्स यहाँ लग रहा था, एक फोर्स यहाँ लग रहा था, ये भी क्या कर दिए, कैंसिल आउट कर दिए। तो नेट फोर्स कितना हो चुका है, नेट फोर्स 0 हो चुका है। तो दिस इज हाउ वी फाइंड नेट फोर्स ऑन वन पार्टिकल ड्यू टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे चलेंगे। हमने इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में डिस्कस कर लिया है, अब हम इसके बाद चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड्स पे। देखो आपके पास फिर से ये वर्टिस पे स्क्वायर वर्टिस है, एंड इस पे मास m बॉडीज रखी है यहाँ पे, एंड आपको पार्टिकल किस पे फोर्स फाइंड करना है, फोर्स ऑन ए फाइंड करना है। तो यहाँ से देखो फोर्स ऑन ए क्या होगा, इट वुड बी फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू डी। तीनों का क्या होगा, वेक्टर सम होगा। आई कैन राइट फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, इसकी वजह से लिख रही हूँ। तो ये वाला डिस्टेंस चाहिए, अगर ये ए है, ये ए है, तो ये कितना होगा, √2 है। तो ये कितना हो जाएगा फोर्स, GM×M/√2 A का होल स्क्वायर। तो GM²/2A², ये हो गया फोर्स AC का मैग्नीट्यूड। फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी कितना हो जाएगा, GM²/A², और यही कितना होगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू डी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी M×M/A², इसकी वजह से M×M×A²। मैं इसको क्या काम कर देती हूँ, इसको लिख देती हूँ, ये क्या है x, इसको क्या लिख दिया, इस पूरे को मैंने x लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, x/2। ये आपको हेल्प करेगा, जस्ट नहीं भी लिखना है, अगर यहाँ से ये एक वेरिएबल और नहीं बढ़ाना है तो हम छोड़ सकते हैं। बस वो कैलकुलेशन थोड़ा वन स्टेप इजी कर देता है। तो आप देखो कि अब इस पे फोर्सेस किस किस डायरेक्शन में लग रहे हैं। ये फोर्स इसको इस तरफ खींचना चाहता है, ये पार्टिकल इसको इस तरफ खींचना चाहता है, ये पार्टिकल इसको इस तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है। तो इन दोनों की वजह से आप रिजल्टेंट निकाल सकते हो।
एफ ए बी और एफ ए डी की वजह से रिजल्टेंट क्या होगा, इसी के अलोंग होगा। तो सबसे पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। इनका रिजल्टेंट क्या होगा, एफ ए बी स्क्वायर प्लस एफ ए डी स्क्वायर प्लस 2 FAB FAD कॉस, एंगल कितना है इन दोनों के बीच में, एंगल इज 90 डिग्री, एंगल इज 90 डिग्री, कॉस 90 जीरो हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये टर्म जीरो ही हो गई आपकी। तो ये आ जाएगा √2mg² बाय a²। ये अब इन दो नेट फोर्सेस का जो यहाँ लग रहा है यहाँ लग रहा है, आपने रिजल्टेंट निकाल दिया जो इस डायरेक्शन में है। अब ये FAC इधर लग रहा था, रिजल्टेंट भी इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स ऑन ए क्या हो जाएगा, ये आपका R वेक्टर प्लस FAC वेक्टर हो जाएगा, और ये सारे सेम डायरेक्शन में है। तो आप नॉर्मली क्या ऐड कर सकते हो, नॉर्मली ऐड कर देना GM² बाय a² प्लस GM² बाय 2a²। तो इसका वैल्यू कितना होगा, GM² बाय a² √2 + 1/2, √2 + 1/2, ये आ गया आपका आंसर। इस पार्टिकल पे कितना फोर्स लग रहा है, GM² बाय a² √2 + 1/2। ठीक है, आप इसे नोट करो और समझने का ट्राई करो। देखो जस्ट एक क्लास में एक बार गो थ्रू, इस पे किस किस की वजह से लग रहा होगा, बी वाले की वजह से, सी वाले की वजह से एंड डी वाले की वजह से। बी इसको यहाँ अट्रैक्ट कर रहा होगा, सी से यहाँ अट्रैक्ट कर रहा होगा, डी से अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो नेट फोर्स क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल द थ्री। तीनों का मैग्नीट्यूड लिखना है सबसे पहले, तो हमें मैग्नीट्यूड GM1 M2/r²। तो जी मासेस क्या थे, M×M, कितना डिस्टेंस अवे था, ये √2 अवे था, GM² बाय 2a² हो गया। FAB और FAD सेम है बिकॉज डिस्टेंसेस क्या थे, सेम थे, तो मैंने एक ही साथ लिख दिए। अब तीन की वजह से इसके ऊपर यहाँ लग रहा था, यहाँ लग रहा था, इनका रिजल्टेंट यहाँ आया, और जो पहले से FAC यहाँ लग रहा था उसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तीन का वेक्टर सम हम कैसे करते हैं, पहले दो को ऐड करते हैं फिर उसको तीसरे में ऐड कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे पहले इनको ऐड किया, इनका रिजल्टेंट इसमें ऐड कर दिया। सो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट, ये दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। एंड इसके बेस्ड क्वेश्चंस बहुत बार नीट में एज वेल एज जेईई में आए हैं, तो आप इसे अच्छे से समझो। सेम आप 12th के फर्स्ट चैप्टर में भी करने वाले हैं, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप यहीं पे इसे क्लियर कर लेते हैं तो। यहाँ से हमने क्या करा है, हमने फोर्सेस बिटवीन बॉडीज देख लिया है कि फोर्स पार्ट, जब फोर्स लग रहा है तो कैसा दो पार्टिकल्स के बीच में कैसा फोर्स लग रहा है, तीन पार्टिकल्स के बीच में कैसा फोर्स लग रहा है, चार पार्टिकल्स के बीच में कैसा फोर्स लग रहा है, ये हम देख चुके हैं। पर अभी हमने क्या देखा है, डिस्क्रीट सिस्टम देखा है, हमने ऐसा सिस्टम नहीं देखा कि आपके पास क्या है, एक स्फेयर है, आपके पास एक रिंग है, आपके पास सेमी रिंग है, आपके पास डिस्क है। इन सब पार्टिकल्स की वजह से और ये पॉइंट पार्टिकल की वजह से इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा। हम यहाँ पे तो ये नहीं कर सकते इसका सेंटर ऑफ मास पे सारा मास ले लेंगे, बिकॉज फोर्स क्या है, डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस। तो देखो पहले पार्टिकल इतनी दूर है, दूसरा पार्टिकल थोड़ा और दूर, तीसरा थोड़ा और दूर,
तो अब ये जब हमारे पास कॉन्टिन्यूस रिजिड बॉडीज आ जाएंगी तो कैसे फोर्स को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करें, ये एक फर्स्ट पार्ट है हमारा कि हम कॉन्टिन्यूस रिजिड बॉडीज की वजह से फोर्स कैसे करेंगे एक्सप्लेन। एंड हम ये कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दो बॉडीज हैं और ये दो कैसा है, ये नॉन कांटेक्ट फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है, इनके बीच में कांटेक्ट नहीं है, फिर भी ये क्या कर रही है, फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है। ये हमें कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखो ये हम क्या है, हम जब भी फोर्स एक्सपीरियंस करते थे न्यूटन्स लॉ ने क्या कहा था, फोर्स क्या है, जब मोमेंटम चेंज होगा, मोमेंटम चेंज हो रहा है बॉडीज का, जैसे हमने क्या किया, बॉल को फेंका, उसने बॉल से आके वो वापस आई तो मोमेंटम चेंज होता है। तो मोमेंटम चेंज पर यूनिट टाइम क्या देता है आपको, फोर्स देता है। पर यहाँ तो ये कॉन्टैक्ट में ही नहीं आ रहे हैं, कोई मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है क्या, मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है तो फोर्स भी कैसे आएगा। तो अब इस नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को एक्सप्लेन करने का क्या होता है, ये टू स्टेप प्रोसेस है। ये कैसा है, इट्स अ टू स्टेप प्रोसेस कि हम फोर्स कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो हम लोगों ने कैसे एक्सप्लेन किया, कोई भी एक सोर्स बॉडी आएगी, क्या आएगी, एक हमारे पास सोर्स मास होगा, ठीक है, सोर्स मास होगा, ये अपने चारों तरफ क्या करेगा, चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करेगा, ये अपने चारों तरफ क्या करेगा, फील्ड क्रिएट करेगा। और इस फील्ड में अगर मेरा दूसरा पार्टिकल आ जाता है, इस फील्ड में मेरा दूसरा पार्टिकल आ जाता है, वो क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जैसे अब मैं बोल रही हूँ इस क्लास में क्या है, अगर ये मेरा फील्ड क्या है, ये क्लासरूम, दरवाजा लॉक है, बाहर आवाज नहीं जा रही है, तो मेरी आवाज की फील्ड, मेरी फील्ड क्या है, दिस क्लासरूम, जो बच्चा इस क्लास में होगा उसको वो आवाज सुनाई दे रही है, मीन्स हम इंटरैक्ट कर पा रहे हैं, देयर इज सम इंटरैक्शन फोर्स बिटवीन देम, आई एम स्पीकिंग, वो एनर्जी क्या जा रही है, वेव्स की फॉर्म में उस पार्ट उस स्टूडेंट की तक जा रही है। पर जो पार्टिकल बाहर है उस तक मेरी आवाज नहीं जा रही है, दैट मीन्स मेरी फील्ड में जो भी पार्टिकल आएगा, मैंने क्या करा, अपनी फील्ड बनाई। और देखो मेरी फील्ड भी क्या है, वेरिएबल फील्ड है, जो पार्टिकल, अगर ये मेरी फील्ड है, ये मैं हूं, और ये मेरी यहाँ पे जो फर्स्ट बेंच पे बैठा होगा उसको आवाज ज्यादा आएगी एज कम्पेयर टू पार्टिकल लास्ट बेंच पे बैठा है। तो फील्ड भी क्या है, वेरिएबल है, पूरे स्पेस में चेंज होती है। तो ये क्या करता है, सोर्स पार्टिकल अपनी फील्ड क्रिएट करता है, चारों तरफ क्या करेगा, एक फील्ड क्रिएट करेगा, उस फील्ड में उस पॉइंट पे दूसरा पार्टिकल आ जाता है तो वो क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो ये क्या है, सोर्स मास, सोर्स मास क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, creates electric field around it। सेकेंड प्रोसेस क्या है, अनदर मास, इसको टेस्ट मास बोलते हैं, टेस्ट मास, टेस्ट मास comes into this region, come into the region and experience the non-contact force, experience the gravitation force। तो कोई भी हम क्या करेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होंगे हमारे पास, उनको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, बाय टू स्टेप प्रोसेस। कि फर्स्ट पार्टिकल क्या करेगा, एक सोर्स फील्ड बनाएगा अपने पास, उस फील्ड में सेकंड पार्टिकल आता है तो क्या करता है, वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, ये क्या है, ये एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना हमने क्या किया, क्रिएट किया टू एक्सप्लेन माय फोर्सेस, कि फोर्सेस लग कैसे रहे। अब तो देखो यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस हो रहा है, कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा, कोई पार्टिकल का एक्सचेंज हो रहा होगा, बट पहले हमें प्रोसेस को एक्सप्लेन करना था, तो हमने फील्ड बनाई एंड हमने क्या किया, उस फील्ड में उस पॉइंट पे क्या हुआ। अब हमें, हाँ, अब मैंने क्या बोला, ये क्या थी, हाँ, फील्ड कैसी है, वेरिएबल फील्ड है, हर पॉइंट में इसका स्ट्रेंथ क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मींस इस पॉइंट पे इसकी ई पी वैल्यू होगी, इस पॉइंट क्यू पे इसकी क्या वैल्यू होगी, ई क्यू वैल्यू होगी, इस पॉइंट एम पे क्या वैल्यू होगी, ई एम वैल्यू होगी। इनके क्या है, आर डिस्टेंसेस डिफरेंट है, क्या है, ये डिस्टेंस डिफरेंट है इनके, तो इनकी क्या होगी, वैल्यू भी डिफरेंट होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैसे एक्सप्लेन किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्सप्लेन
फोर्स बिटवीन द सोर्स मास एंड द टेस्ट मास पर यूनिट टेस्ट मास। ठीक है, ये क्या डिफाइन किया हमने? फोर्स पर यूनिट मास। आप इसको ऐसे डिफाइन कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इट इज द फोर्स पर यूनिट मास। इट इज द फोर्स पर यूनिट मास। तो जिस डायरेक्शन में मेरा फोर्स फील होगा उसी डायरेक्शन में मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। तो यहाँ पे ये एरोस का साइन क्या आना चाहिए? अपोजिट। सोर्स मास है तो अंदर की तरफ आना चाहिए। सारे क्या फील्ड करेंगे? इसको अंदर, हर मास को ये अपने टूवर्ड्स क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। हर मास को क्या कर रहा होगा? अट्रैक्ट। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब मुझे एक पॉइंट पार्टिकल की वजह से क्या करना? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फॉर अ पॉइंट पार्टिकल, फॉर अ पॉइंट पार्टिकल। तो आपके पास एक क्या है यहाँ पे? ये सोर्स मास है एंड ये अपने अराउंड क्या करेगा? ये अपने अराउंड एक फील्ड क्रिएट करता है। ये क्या करता है? अपने अराउंड एक फील्ड क्रिएट करता है। एंड इस फील्ड में ये टेस्ट मास आ गया। ये क्या आ गया? टेस्ट मास एम नॉट। कि जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं? फील्ड की क्या कर रहे हैं? मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या डिफाइन किया हमने? इस पॉइंट पी पे जो आर डिस्टेंस अवे है, क्या डिफाइन किया? फोर्स पर यूनिट मास। इन दोनों के बीच में मेरा मास फोर्स कितना लग रहा होगा? जी एम इंटू एम नॉट ओवर आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो जी एम एम नॉट ओवर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम नॉट, कैंसिल आउट करके ई क्या आ गया? जी एम बाय आर स्क्वायर। ई क्या आ चुका है? ई इज इक्वल्स टू जी एम बाय आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सोर्स पार्टिकल। देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस पे डिपेंड कर रहा है? मेरे सोर्स मास पे डिपेंड कर रहा है। क्या किस पे डिपेंड कर रहा है? सोर्स मास पे डिपेंड कर रहा है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है? ये कितने डिस्टेंस दूर है। जैसे आप आर चेंज करते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट पार्टिकल क्या होगा? इसका फॉर्मूला अब आपको यहाँ से आ गया। पॉइंट पार्टिकल का मास एंड उससे डिस्टेंस कितना है? जी एम बाय आर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने पहले दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स एक्सप्लेन किया एंड उस फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए एक फील्ड एक्सप्लेन करी, जी एम बाय आर स्क्वायर। अभी जी एम बाय आर स्क्वायर क्या होगा यहाँ से? दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट पार्टिकल क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया है। तो अब मीन्स इस पार्टिकल की वजह से इस पॉइंट पे या पॉइंट पी पे जो आर डिस्टेंस पे है, आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो। ईपी क्या हो जाएगी, ईपी वुड बी जी एम बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर अब यहाँ पे कोई भी मास आता है, m1 मास आया, तो फोर्स F1 क्या हो जाएगा, फोर्स F1 होगा ईपी, उस पॉइंट पे कितनी फील्ड जनरेट कर रहा है मेरा सोर्स मास m, और यहाँ पे m1, तो देखो ये फोर्स, अगेन फोर्स हम क्या कर रहे हैं, जी एम बाय आर स्क्वायर, m1 पार्टिकल आया था, तो अब कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, जी m1 mm बाय आर स्क्वायर। तो ऐसे हम क्या करते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस, फोर्स क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि फर्स्ट ने क्या बनाई, फील्ड बनाई, उस फील्ड का डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे अलग वैल्यू है, उस पॉइंट पे पार्टिकल आया तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। फोर्स हमें पता है ई कितना होता है, एफ बाय एम होता है, तो फोर्स क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, और कितना मास आया उधर, ये हमने क्या कर दिया, फोर्स हमने कैलकुलेट कर दिया। तो हम डायरेक्ट फोर्स भी कर सकते हैं पर ईपी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फर्स्ट नीड तो आपको समझ आया कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स था, इसलिए हमें इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या लगा, ये टू स्टेप प्रोसेस एक्सप्लेन करना पड़ा। इसका हम यूज कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी बॉडी की वजह से, स्फेयर की वजह से, डिस्क की वजह से हम कैलकुलेट कर ले किसी पॉइंट पे, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसका फोर्स क्या एक्सपीरियंस निकाल सकते हैं बाद में। हम क्या कर सकते हैं, फोर्स। और इधर से आपको क्वेश्चन भी पूछ सकता है, अगेन वही सुपरपोजिशन वाला, कि आप इन दो बॉडीज की वजह से, m1 m2 की वजह से जो r डिस्टेंस पे हैं, एक मिड पॉइंट पे, इस पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, जो क्या है, x डिस्टेंस अवे इससे है। ठीक है, तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, फिर से क्या होगा, ये भी क्या होगा, इसकी वजह से भी इधर बन रहा है, इसकी वजह से भी बन रहा है, तो नेट फील्ड हम फाइंड करते हैं तो भी वो क्या होता है, वो भी क्या होते हैं, वेक्टर सम। P पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन, P पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पार्टिकल टू। अब देखो EP1, EP1 इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, अंदर की साइड होगी, और वैल्यू कितनी होगी, G सोर्स मास इज m1 एंड x स्क्वायर, ये हो गया वैल्यू। EP2 क्या हो जाएगी, GM2 r माइनस एक्स स्क्वायर, और ये किस साइड होगी, ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, क्या है, अपोजिट है, तो नेट फील्ड कितनी हो जाएगी इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, इसको यहाँ ट्रैक्ट कर रहा है, ये यहाँ ट्रैक्ट कर रहा है, क्या कर देंगे, इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आपको वैल्यूज इवन होंगी तो यू नो कि आपका मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा रहा है, आई एम एज्यूमिंग कि ये क्या है, ज्यादा है, तो GM2/r-x स्क्वायर। तो हमने क्या कर लिया है, यहाँ से नेट फील्ड एट पॉइंट P क्या कर लिया है, कैलकुलेट। अब कोई भी थर्ड मास अगर यहाँ आ जाए, उसका फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, आपने नेट फील्ड कैलकुलेट करी है, इनटू मास m, इनटू मास m। तो अब ईपी फाइंड करने से आपने दोनों चीजें फाइंड हो जाती है, फोर्स भी फाइंड हो जाता है एंड नेट फील्ड भी फाइंड हो जाती है। सो दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम दिस चैप्टर। ऐसे ही अगर आपसे कैलकुलेट करने को बोले कि ये हमारा ट्रायंगल है, एंड ट्रायंगल के दो वर्टेक्स पे क्या रखा हुआ है, हमने मास रखा हुआ है, और इस पॉइंट P पे हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू चाहिए ड्यू टू दीज मासेस, और ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इनकी वजह से क्या चाहिए, नेट फील्ड चाहिए। देखो नेट फील्ड एट P किस किस की वजह से होगा, अगर इसे फर्स्ट और सेकंड बोल देती हूँ, तो ये भी क्या होगा, ड्यू टू वन, vector sum of at P due to 2,
अब आप EP1 कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या होगा? ड्यू टू मास, इसका मैग्नीट्यूड लिख रही हूँ, M1 की वजह से, इसका मास तो सेम है, और A², पर इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये इसे अपनी इधर फील्ड क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी। एंड अगर आपको EP2 लिखना है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अगेन GM/A²। फील्ड का वैल्यू क्या होता है? फील्ड की वैल्यू होती है GM/R²। M क्या होता है? सोर्स मास। इसकी वजह से है तो सोर्स मास की वैल्यू लिखी, कितनी दूर है? A डिस्टेंस दूर है। अब देखो डायरेक्शन, अब दो फील्ड लग रहे हैं, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है। एंगल कितना है? थीटा। थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो नेट फील्ड एट पॉइंट P, नेट फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा? इनका वेक्टर सम। तो वेक्टर सम क्या होगा? EP1² EP2² +2 EP1 EP2 cos 60 डिग्री। अगेन आप इसमें सारी की सारी वैल्यूज डालो, यू विल गेट द रिजल्ट √3 GM/A²। तो ये क्या आ गई? नेट वैल्यू ऑफ फील्ड आ गई। अब मैं क्या करूं, यहाँ पे मास M ले आऊं, तो आपको फोर्स चाहिए, तो फोर्स क्या होगा? EP × मास M होगा। देखो आपके पास सेम रिजल्ट आ रहा होगा जो आपका पहले आया था, यही थी आपका पहले भी रिजल्ट और अभी भी रिजल्ट। हमने फील्ड से, आपसे नेट से अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है, फोर्स ना भी पूछे तो आपसे फील्ड की वैल्यू पूछ सकता है। तो फील्ड भी क्या होता है? वेक्टर सम, जितने साइड इंडिविजुअल पार्टिकल्स है उनकी वजह से जो वेक्टर सम है हमें वो फाइंड करना है। GM1 M2 ये हो गया, और हम इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर। अब इसी के बेस पे मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ, यू कैन ट्राई दैट होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, ये हमने फील्ड फाइंड किया था। अब आपका ये होमवर्क क्वेश्चन है, इट इज अ P/Q। अगर आपके पास दो मासेस हैं, आपका एक मास कहाँ रखा हुआ है? ऑन पॉजिटिव y एक्सिस। एंड ये दूसरा मास कहाँ रखा हुआ है? कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपको, ये A डिस्टेंस ऊपर, ये A डिस्टेंस नीचे। इस पॉइंट P पे जो कितनी दूर है? x0 दूर है। आपको क्या फाइंड करना है? ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करना है आपको। इस पॉइंट P पे मेरा ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो? ठीक है, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। देखो आप निकाल सकते हैं इस पॉइंट पे, ये इसको अपनी टुवर्ड्स अट्रैक्ट करेगा, ये इसे अपनी टूवर्ड्स अट्रैक्ट करेगा। इनका रिजल्टेंट चाहिए, इनके बीच का एंगल चाहिए। तो आप क्या करना, उस एंगल को लेट कर लेना। आपको पता है ये क्या है? ए, ये क्या है? एक्स, बिकॉज कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ये क्या हो जाएगा? A² + X²। आपको साइन थीटा चाहिए, कॉस थीटा चाहिए, तो साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। आप सॉल्व करके आना। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन to calculate gravitational field at point P, due to two mass system। एक मास मेरा यहाँ है, एक मास मेरा यहाँ पे है। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। आज हम लोगों ने क्या किया है? हम लोगों ने दो फिनोमेना के बारे में पढ़ा, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम ग्रेविटेशनल फील्ड को कंटिन्यू करेंगे ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस बॉडीज। आप इसको सॉल्व करके आना, इसी से हम क्या करेंगे? आगे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, देखो मैं यहाँ से ये क्वेश्चन आपको इजी मेथड बता देती हूँ। देखो इसका एक वैल्यू सॉल्व आपको करना है,
जस्ट आपको एक मेथड बता रही हूँ। एक वैल्यू है ई लग रहा है इस साइड, और ये एंगल थीटा पे है। आपको रिजल्टेंट निकालने की क्या रहेगी, नीड नहीं रहेगी। देखो इसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल सकते हैं कि ये क्या है, ये क्या होगा, इसका कंपोनेंट हो जाएगा ई कॉस थीटा इस साइड, ई साइन थीटा क्या हो जाएगा इस साइड। आप किसी भी एक वेक्टर को रिजॉल्व करते हो, ये एक्स एक्सिस में क्या आता है, अगर थीटा है तो ये क्या आता है, आर कॉस थीटा आता है, एंड ऊपर क्या आएगा, आर साइन थीटा। तो मैंने ऐसे ही क्या किया, इसे रिजॉल्व किया। अब जो मेरा नीचे वाला है वो भी सबकी वैल्यू सेम है, तो ये भी ई फेस करेगा, एंगल थीटा होगा। तो देखो ई साइन थीटा नीचे की टूवर्ड्स, और ऊपर की टूवर्ड्स क्या चला जाएगा, ई कॉस थीटा। देखो ई साइन थीटा अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड है। मेरा क्या है, कॉन्स्ट कैंसिल कर देंगे। क्या सम बच रहा है आपका, आपका सम बच रहा है टू ई कॉस थीटा, आपका सम बच रहा है टू ई कॉस थीटा। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, नेट वैल्यू एट पॉइंट पी, क्या आ जाएगी, नेट वैल्यू एट पॉइंट पी। नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट पी क्या होगा, टू ई कॉस थीटा। अब आप ई की वैल्यू लिख सकते हो, ई का ई क्या था, एक वैल्यू थी जो इन दो इस फोर्स की वजह से, इस मास की वजह से इस पॉइंट पे लग रही थी, थीटा ये आपने डिफाइन कर ही रखा था। आपकी ई की वैल्यू क्या होगी, जी एम ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एंड कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आप ये वैल्यूज पुट करना, यू विल गेट योर आंसर। नहीं तो आप ये इनके बीच में एक फोर्स इधर है, एक फील्ड इधर है, एक फील्ड इधर है, एंगल कितना है, टू थीटा, कॉस टू थीटा की वैल्यू फाइंड करना और पुट कर देना जैसे हम पहले कर रहे थे। इट्स एन इजी मेथड टू रिजॉल्व। रिजॉल्व करना क्या है, एक इजी मेथड है। सो आप यहाँ से क्या, हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, फील्ड यहाँ से कंटिन्यू करेंगे फॉर कॉन्टिन्यूस रिजिड बॉडीज। आज हम डिस्क्रीट बॉडीज का क्या कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। कॉन्टिन्यूस रिजिड बॉडीज वी हैव टू स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। Any doubt, class 11th, till this? We have discussed force as well as gravitational field. In the next class, we'll continue with gravitational field and then we define gravitational potential energy. हम ऐसे चार हमें phenomena explain करने हैं. We'll explain all these phenomena and we'll see the illustrations of this in the next class. Until then, you revise the force and the field from your books. I will share one assignment. Any doubts, class 11th? Any doubts, class 11th? No. If no, then we are ending the session right here. You can revise this topic from step up by yourself, or I'll show the illustrations in the next class. Okay, if no doubts, then I'm ending the session. Bye, everyone.